नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम जानेंगे विजयनगर की जो न्यायकार प्रणाली थी उसके बारे में और नायक का पद। जैसे आपने इक्ता प्रणाली पढ़ी होगी, सेम ऐसे ही दिल्ली सल्तनत की जो इक्ता प्रणाली थी, सेम विजयनगर की न्यायकार प्रणाली और नायक का पद। जैसे इक्तादार था, इक्तादार का पद, वैसे था नायक का पद। ठीक है, तो आप भूमिका में जो परिचय लिखोगे उसमें यही लिखोगे कि जैसे दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली थी, सेम वैसे ही विजयनगर की न्यंकार प्रणाली थी। न्यंकार प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक विशेषता थी। यह प्रणाली साम्राज्य के शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने और स्थानीय स्तर पर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अब नायक कौन होते थे? नायक वही सैन्य अधिकारी होते थे जिसको राजा एक जमीन का टुकड़ा, वहां पे तो इक्ता कहते थे और यहाँ पे आमरम कहते थे। अमरम यानी कि भूमि का भाग जो राजा द्वारा नायक को दिया जाता था उसे कहते थे अमरम। बदले में नायक को राजा की सेना में सैनिक प्रदान करने और प्रशासनिक कार्य करने होते थे। जैसे वहाँ पर इक्तादार को करना होता था, सेम नायक को यहाँ पर राजा की सेना में सैनिक प्रदान करना और जो टुकड़ा मिला है जमीन का वहाँ पर सही से प्रशासन को चलाना, उसका कार्य होता था। सेम अपनी सैलरी वगैरह वो भी इसी जमीन के टुकड़े से ही निकालते थे, टैक्स लेकर के या कृषि करवा करके। अब न्यायकार प्रणाली कैसे काम करती थी वो समझ लेते हैं। पहला होता था भूमि का विभाजन, मतलब कि साम्राज्य देखो बहुत बड़ा होता है, तो साम्राज्य को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता था राजा। और राजा जो जमीन जिस नायक को देता था तो उसको कहते थे हम आमरम, यानी कि जैसे जमीन का जो टुकड़ा होता था उस जमीन के टुकड़े का नाम था अमरम। ठीक है, नायकों की जिम्मेदारी, यानी नायकों को एक जिम्मेदारी मिलती थी। प्रत्येक आमरम पर एक नायक नियुक्त किया जाता था। जैसे ये जमीन का टुकड़ा है, जमीन के टुकड़े को विभाजित किया है इस टाइप से। अब जैसे ये 1 2 3 4 है, तो हर एक टुकड़े पे 1 पे 2 पे 3 पे हर एक आमरम पे हर एक जमीन के टुकड़े पर एक नायक की नियुक्ति की जाती थी और वही उस क्षेत्र का प्रशासक होता था। उसके बाद उसको बदले में सैन्य सेवा, नायक को राजा को सैनिक प्रदान करने होते थे। जब लगता था कि भाई युद्ध आने वाला है या युद्ध की मतलब स्थिति है, युद्ध का समय है, तो उस समय पर युद्ध के समय पर राजा की मदद करनी होती थी। देखो वैसे राजा के पास हालांकि अपनी सेना होती थी, लेकिन युद्ध के समय बाय द वे कभी सेना कम पड़ जाए तो उस कंडीशन में राजा जो है वो नायक से कहता था कि अपने सैनिक लेकर के आ जाओ। तो नायक का कार्य होता था वहाँ पे प्रशासन को चलाना और राजा को इमरजेंसी कंडीशन में सैनिक प्रदान करना। उसके बाद है राजस्व संग्रह, यानी कि टैक्स का कलेक्शन का कार्य होता था। और पहला तो वो अपना हिस्सा निकाल लिया उसने सैलरी के रूप में। अब उसके पास जो सेना होती थी उसका भी खर्चा निकालना था, तो सेना का खर्चा निकाल लिया। उसके बाद तो जो उसके पास हाथी घोड़े ऊँट होते थे उनका खर्चा निकाल लिया। उसके बाद जो बचता था वो हिस्सा वो राजा को देता था। तो ये था एक व्यवस्था, जिस व्यवस्था के जरिए वहाँ पर प्रशासन जो है वो चलता था। अब देखो नायक का जो पद होता था ना वो 3 टाइप, मतलब नायक का पद वैसे तो देखो वंश के अनुसार होता था, यानी वंशानुगत होता था। वंश के अनुसार, वंश के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो कि राजा है, अब राजा का बेटा है, अभी राजा की उम्र है राज्य करने की, तो राजा ने क्या करा, अपने बेटे को एक जमीन का टुकड़ा दे दिया कि हाँ लो जाओ तुम इस जमीन पर जाकर अपना प्रशासन करो। फिर उसके बाद इसका बेटा बन गया। तो कई बार क्या होता था कि ये वंश के आधार पर चलता था। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता। नायक के पास अपने क्षेत्र को सही ढंग से चलाने के लिए, अपने प्रशासन को एक सही तरीके से चलाने के लिए काफ़ी स्वतंत्रता होती थी। उसके बाद सैन्य शक्ति लिखोगे, नायक अपने क्षेत्र में सैन्य शक्ति रखते थे और अपने प्रशासन को सही ढंग से चलाते थे। और जो सैन्य शक्ति थी उसको जो वेतन है वो उसी भूमि के टुकड़े से जो टैक्स आता था या मतलब कृषि करवा करके, तो वहीं से
वो सैलरी वगैरह प्रोवाइड करता था। अब इस प्रणाली के लाभ समझो। पहला लाभ तो यह है कि केंद्रीय शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ। एक होता है केंद्रीकरण, जहाँ पर सारी शक्ति एक के हाथ में होती है, उसे कहते हैं केंद्रीकरण। और दूसरा होता है विकेंद्रीकरण, यानी कि शक्ति जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो केंद्रीय शक्ति का जो था ना वो विकेंद्रीकरण हो रखा था, यानी कि जिसके पास जो प्रशासन था, जो जिसके पास जो जमीन थी, जो जमीन का टुकड़ा था, वो ही मालिक होता था उसका। वो राजा के कहने पर तो चलता था, लेकिन उसके भी खुद के कुछ अधिकार होते थे, उसके पास भी खुद का कुछ राइट होता था। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र की शक्ति है ना उसका विकेंद्रीकरण होता था, जिससे साम्राज्य का प्रशासन अधिक कुशल होता था। स्थानीय समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से होता था, क्योंकि अगर देखो आपके एरिया में अगर प्रधान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एमएलए होगा, तो क्या आपकी जो गली मोहल्ले की स्थिति सही रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि एक एमएलए के अंडर में कई सारी कॉलोनी आती है, और एक कॉलोनी के अंदर एक प्रधान होता है जो अपनी कॉलोनी को देखता है। तो अगर हर एक कॉलोनी में प्रधान रहेगा तो वहाँ पर जो स्थानीय समस्याएं हैं, चाहे वो नाली का हो, चाहे नाली के पानी का हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे सड़क हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई कैंप लगवाना हो, तो वो सब चीज़ें कौन देखेगा? प्रधान देखेगा अपने एरिया के लिए। तो इसी टाइप से जब ये न्यायकार प्रणाली आई या एकता प्रणाली जब आई थी, तो वहाँ पर स्थानीय समस्याओं का समाधान जो है वो बहुत आसानी से होने लग गया था, बहुत जल्दी होता था, जिससे राजा का जो बोझ है वो बहुत कम हो गया था। और सैन्य शक्ति में वृद्धि, इस प्रणाली में साम्राज्य की सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि जो जमीन का टुकड़ा मिलता था, न्यायकार प्रणाली में क्या होता था कि जमीन का टुकड़ा मिला, क्यों मिला? क्योंकि बदले में उसको राजा को सेना देनी है, तो सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि राजा के पास एक तो अपनी सेना हो गई, और जो इस जमीन के टुकड़े के बदले में जो सेना मिल रही है वो। अब एक जमीन का टुकड़ा तो होता नहीं था, काफ़ी सारे जमीन के टुकड़े होते थे, तो काफ़ी सारी सेना जो है राजा के पास होती थी। इसके कुछ नुकसान भी रहे हैं, जैसे कि केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हो गई। जैसे मैंने आपको एकता प्रणाली में बताया कि कई सारे इक़्तादार जो हैं वो ज़मींदार बन गए, और उनकी जो व्यवस्था है वो सामंतवाद की ओर वो मुड़ गए। जिससे क्या हुआ? जब लोग अधिक मजबूत हो जाते हैं, जब अधिक स्वायत्ता यानी कि स्वतंत्र हो जाते हैं ना, तो फिर वो राजा से ही लड़ने लगते हैं। तो जब उनको लगा कि भाई अब तो हमारा राजा कमज़ोर है, हम ही लोग मतलब जो हैं वो हम ही लोग हैं, तो उस कंडीशन में जो न्यंकार होते थे, जो नायक होते थे, नायक राजा के साथ ही युद्ध कर कर देते थे। तो ये आपको इसमें बताना है। उसके बाद है वही स्वायत्ता का दुरुपयोग, यानी कि अपनी स्वतंत्रता का वो लोग अपना दुरुपयोग करते थे। कौन? नायक वगैरह। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिख देना है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।